वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SIR सर के बारे में। सर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार का किया जा रहा है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? पहले भी ये टॉपिक कवर किया गया होगा, बट अभी जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दिया है उसके बेसिस पे हम इसको वापस से रीएनालाइज करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक इज बिफोर लेजिस्लेशन बिकम लिटिगेशन। लेजिस्लेशन बनने के पहले, लॉ बनने के पहले कोई लॉ कोर्ट में चला जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जुडिशियल रिव्यू टॉपिक में आ सकता है, या फिर एक तरह से आप लेजिस्लेचर रिलेटेड, पार्लियामेंट रिलेटेड टॉपिक का आप इसको पार्ट मान सकते हो। थर्ड इज बियॉन्ड डिबेट डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ड्यू टू एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। बियॉन्ड डिबेट डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का डिसफंक्शन ड्यू टू एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस के वजह से। तो ये भी पॉलिटी के लिहाजे से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट होगा, पार्लियामेंट टॉपिक में आप मान सकते हो। तो ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन यस्टरडे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको आज मिलेंगे। वट एवर न्यू वर्ड्स, वट एवर न्यू की वर्ड्स, वट एवर न्यू वोकेबलरी यू आर लर्निंग, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। उससे आपका रिटेंशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1। व्हाई इज द बिहार SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंट्रोवर्शियल? ये योगेंद्र यादव जी और साथ में दो और लोगों ने मिलकर लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल में समझते हैं। व्हाई द इलेक्शन कमीशन नंबर हाइड, इलेक्शन कमीशन नंबर में क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो द एडिटोरियल डिस्कसेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चनेबल क्लेम ऑफ 98.2%। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्लेम करता है कि 98.2% डॉक्यूमेंट जो है बिहार में ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं वोटर रिवीजन एक्सरसाइज के दौरान। मतलब देखो, बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन के पहले, इलेक्शन में जो लोग वोट देंगे वो लोग वोट देंगे, जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिस्ट का, उनके नाम का अपडेटेशन चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूथ जो वापस से लिस्ट में आए होंगे, कुछ लोग जिनका डेथ हो गया होगा वो लिस्ट से बाहर चले गए होंगे। इसके अलावा जो लोग बिहार से माइग्रेट कर गए होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, किसी और स्टेट में जाके रह रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने अपना नाम वहाँ के इलेक्टोरल लिस्ट में डलवा दिया हो, तो बिहार के लिस्ट से उनका नाम कटना होगा। या बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मूव कर गए होंगे तो एक जगह उनका नाम होगा और दूसरे जगह भी अगर नाम डलवाया होगा तो नाम उनका क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये SIR किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चनेबल क्लेम ऑफ 98.2% डॉक्यूमेंट सबमिशन इन बिहार वोटर रिवीजन पॉइंट्स आउट दैट विदाउट पॉलिसी करेक्शन द स्टेट कुड विटनेस मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। मतलब कि मास मतलब बहुत लार्ज स्केल पे डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे छूट जाएंगे जिनको एक्चुअली वोटर लिस्ट में होना चाहिए, वो वोट नहीं दे पाएंगे, ऐसा ये आर्टिकल बताने वाला है। पहले करंट कंटेक्स्ट। ड्राफ्ट रोल को पब्लिश किया गया 1 अगस्त को एज पार्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन द पोल बाउंड डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में पोल होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है 2025 नवंबर में, और 2003 के बाद ये SIR किया जा रहा है बिहार में। बिहार में मिलियंस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स का कंसर्न है। मिलियंस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स नेम हैव बीन ड्रॉप्ड। जो बिहार के लेबर हैं, कहीं और स्टेट में काम करते हैं, उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ड्यूरिंग द SIR प्रोसेस। SIR प्रोसेस कर कौन रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन टू गिव अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स फॉर ईच ऑफ द 65 लाख वोटर्स डिलीटेड फ्रॉम द बिहार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे डिटेल मांगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप 65 लाख वोटर को जो आपने डिलीट किया है उसके बारे में आप डिटेल रिस्पॉन्स बताइए कि ऐसा क्यों किया गया है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि 98.2% इलेक्टर्स जो होने चाहिए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, रिवीजन तो आप समझते हो, कोई पुरानी लिस्ट को अपडेट करना। अ कॉम्प्रिहेंसिव हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें कि इंश्योर किया जाए सिटीजनशिप का वैलिडेशन। लीगली इनेबल्ड है अंडर सेक्शन 21 क्लॉज 3 ऑफ RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, एंड गवर्न्ड बाय द आर्टिकल 324 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के पावर्स को बताता है, इलेक्शन कमीशन के फॉर्मेशन को बताता है, और
सेक्शन 21 क्लॉज 3 जो होता है वो ये आरपीए के अंदर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिससे कि इलेक्शंस गवर्न होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दो है, 1950 और 1951। तो ये एसआईआर का ऑब्जेक्टिव क्या है? वीड आउट इन एलिजिबल और डुप्लीकेट वोटर्स। जो इन एलिजिबल वोटर्स हैं या डुप्लीकेट वोटर हैं जो अलग अलग जगह पे भी हैं, इंक्लूडिंग इलीगल इमिग्रेंट्स, है ना। हो सकता है कि बांग्लादेश या बाकी कंट्रीज के अगर इलीगल इमिग्रेंट हैं तो उनको हटा देना। इंश्योर ओनली जेन्युइन इंडियन सिटीजन जो कि 18 ईयर्स से अबव है वही रोल का पार्ट रहे। ये एक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन है जो एलिजिबल सिटीजन के एनरोलमेंट के लिए किया जा रहा है। इट इज डन बाय बूथ लेवल ऑफिसर। ये बूथ लेवल ऑफिसर से किया जा रहा है। डिजिटल ऑप्शन, फॉर्म अवेलेबल वाया ईसीआई नेट ऐप और ऑफिशियल ईसीआई वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सबमिशन। फॉर्म अवेलेबल है ईसीआई नेट ऐप से और ऑफिशियल ईसीआई वेबसाइट से ऑनलाइन सबमिशन के लिए। नीड फॉर ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, error free and updated voter list. SIR helps remove ineligible voters, add newly eligible or previously missed voter and correct errors in the electoral roll to ensure accuracy and prevent fraud. SIR क्या करता है? इन एलिजिबल वोटर को रिमूव कर देता है, न्यूली एलिजिबल वोटर को ऐड कर देगा और प्रीवियसली मिस्ड वोटर को ऐड कर देगा। एरर्स को करेक्ट करेगा, फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा, फ्रॉड को एलिमिनेट करेगा। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को सेफगार्ड कर रहा है। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब एक्सेप्टेंस। SIR सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ वन पर्सन वन वोट बाय रिमूविंग घोस्ट वोटर एंड डुप्लीकेट्स। घोस्ट वोटर को रिमूव किया जा रहा है यहाँ पे। घोस्ट वोटर, भूत वोटर मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं है बट उसका नाम चल रहा है। हेल्पिंग मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, है ना। बहुत बार आप देखोगे कि वोटर लिस्ट में कुछ नाम है, विराट कोहली, फादर कुछ नरेंद्र मोदी, ऐसे करके बहुत सारे घोस्ट वोटर का भी नाम हो जाता है। वोटर पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बूस्ट किया जाएगा, सिविक पार्टिसिपेशन प्रमोट किया जाएगा, अवेयरनेस ड्राइव को इंश्योर किया जाएगा। एक्सेसिबल वोटर रजिस्ट्रेशन वाया डोर टू डोर सर्वे एंड ऑनलाइन ऑप्शन स्पेशली बेनिफिटिंग मार्जिनलाइज ग्रुप, जिससे कि मार्जिनलाइज ग्रुप को फायदा होगा। एड्रेसिंग टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिसी अपग्रेड, SIR सपोर्ट्स डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल and facilitates policy reform like remote voting for migrants to enhance accessibility and efficiency. SIR क्या करेगा? रिमोट वोटिंग को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, माइग्रेंट्स के लिए। टू इनहेंस एक्सेसिबिलिटी को इनहेंस करने के लिए एंड एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए। कंसर्न्स एसोसिएटेड विथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, रिस्क ऑफ मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, द एक्सक्लूजन ऑफ वाइडली यूज्ड आईडीज, है ना, लाइक आधार, रेशन कार्ड और इवन वोटर आईडी कैन डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट अंडर प्रिविलेज वोटर। ये डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट कर सकता है किसको? अंडर प्रिविलेज वोटर को। इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट वर्कर पे इम्पैक्ट होगा। अब ये कंसर्न्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द एक्सक्लूजन ऑफ वाइडली यूज्ड आईडीज, वाइडली यूज्ड आईडी क्या है? आधार। सबसे ज्यादा आप आधार यूज कर रहे हो आज के डेट में, आप राशन कार्ड यूज कर रहे हो और इवन वोटर आईडी कैन डिसप्रोपोर्शनली इम्पैक्ट अंडर प्रिविलेज, है ना, इनको एक्सक्लूड किया गया, ठीक है, कि ये सब यूज नहीं हो रहा है। माइग्रेंट वर्कर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, स्टूडेंट्स पे, सीजनल लेबर पे। मेक इट हार्ड टू प्रूव रेसिडेंस को प्रूव करना उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। लैक ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन रिस्क अंडरमाइनिंग यूनिवर्सल सफरेज। ऊपर से जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, यूनिवर्सल सफरेज मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार होने का जो सफरेज है, राइट है, उसको अंडरमाइन होगा यहाँ पे। खासकर जो इलिटरेट पॉपुलेशन है, जो अपना रेसिडेंस प्रूफ नहीं कर पाएगा, होमलेस पॉपुलेशन जो रेसिडेंस प्रूफ नहीं कर पाएगा, उसका एक्सक्लूजन होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। ECI का क्लेम जो है इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड मतलब ज़्यादा है। ECI बोल रही है 98.2% compliance hides the fact that many submitted आधार, रेशन कार्ड which are not part of EC's 11 valid document। EC ने जो 11 वैलिड डॉक्यूमेंट बोले हैं उसमें आधार, रेशन कार्ड पार्ट नहीं है। मिसिंग बॉर्डर, सर्वे फाइंड करता है 9% एडल्ट मिसिंग है फ्रॉम रोल। 90 लाख एडल्ट जो है बिहार में वो मिसिंग है। 1/3 वेयर अर्लियर वोटर बट डिलीटेड, 1/3 अर्लियर वोटर है इस 90 लाख में बट डिलीट किया गया। 1/6 ट्राइड टू इनरोल बट फेल्ड, ओवर हाफ नेवर इनरोल्ड। डिलीशन वर्सेज एडिशन, 65 लाख डिलीशन, नो न्यू एडिशन। वोटर लिस्ट इज डिफ्लेटेड नॉर इन्फ्लेटेड। वोटर लिस्ट जो है डिफ्लेट कर गया है, उसको बढ़ना चाहिए पॉपुलेशन बढ़ने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न क्या है? आर्टिकल 326
हर एक सिटीजन को जिसका एज 18 प्लस है उसको राइट टू वोट गारंट करता है। आर्टिकल 14, आर्बिट्ररी एक्सक्लूजन वायलेट्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगर एक किसी को ऐसे ही निकाल दिया जा रहा है तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ वायलेट होता है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट वायलेट होता है। जुडिशरी ने अलग अलग केसेस में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस recognize right to vote as statutory right but linked to constitutional democracy, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से क्या किया गया है, लिंक किया गया है। राजवाला वर्सेस हरियाणा स्ट्रक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन फॉर वोटर एलिजिबिलिटी। वोटर एलिजिबिलिटी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन को हटा दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंस फॉर लार्ज स्केल वोटर डिलीशन, क्या कॉन्सिक्वेंस है? पॉलिटिकल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, एस्टिमेटेड 2 करोड़ डिलीशन पॉसिबल इन बिहार। 2 करोड़ डिलीशन होगा वो बिहार में पॉसिबल होगा। 20 से 25% ऑफ स्टेट इलेक्टोरेट, मैसिव इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल आउटकम, अंडरमाइंस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आर्टिकल 326। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है आर्टिकल 326 वहां से क्या होता है, अंडरमाइन होता है। डिसप्रोपोर्शनेट मार्जिनलाइजेशन, दलित, EBC है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, वुमेन, माइग्रेंट वर्कर है ना, पुअर लोग जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या हो रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड वे में उनका नाम कट रहा है। रिस्क पॉलिटिकल साइलेंसिंग, पॉलिटिकल साइलेंसिंग इज अ कीवर्ड ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटी। जो कम्युनिटी ऑलरेडी वल्नरेबल है उसका पॉलिटिकल साइलेंसिंग का यहाँ पे रिस्क दिखाई दे रहा है। इन आसाम NRC मेजोरिटी ऑफ एक्सक्लूडेड वेयर पुअर इलिटरेट माइनॉरिटीज। इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में जो ट्रस्ट है वो इरोड होगा, कम होगा। बायस का परसेप्शन होगा, आर्बिट्रेरीनेस का होगा। इन डॉक्यूमेंट रूल, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन ECI ऑलरेडी शेकन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी शेक हो चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पहले इशू था सिक्रेसी के इशू के वजह से। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लार्ज स्केल वोटर, कॉन्सिक्वेंस क्या है, लॉस ऑफ इलेक्टोरल लेजिटिमेसी। इलेक्शन का लेजिटिमेसी कम होगा, इलेक्शन पे लोग इतना बिलीव नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, आर्टिकल 14, 21, 326 के बारे में हमने बातें कर ही ली। फेडरल एंड नेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा, द SIR मॉडल एक्सटेंडेड टू अदर स्टेट, इंडिया कुड फेस नेशन वाइड डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। अगर SIR को बाकी स्टेट में भी इम्प्लीमेंट किया गया है तो बहुत सारे स्टेट से नेशन वाइड डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, बहुत सारे पुअर लोगों का, इलिटरेट लोगों का नाम कट जाएगा। कुड अंडरमाइन इंडिया डेमोक्रेटिक इमेज, इंडिया का डेमोक्रेटिक इमेज भी अंडरमाइन होगा। सोशल अनरेस्ट होगा और लोगों का एलियनेशन होना शुरू होगा। मास प्रोटेस्ट होगा अपनी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए। NRC इन आसाम लेड टू वाइड स्प्रेड एजिटेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, जब आसाम में NRC हो रहा था। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ परमानेंट इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके बारे में आपको पता है। इट एडमिनिस्टर्स यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस। आर्टिकल 325 to 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deal with power, function, tenure, eligibility of commission and its member। 324 से 329 आपको इलेक्शन या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन करवाती है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कराती है। इलेक्शन से रिलेटेड और फ्रेमवर्क 324 डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को पावर देता है। 326 बोलता है कि हर 18 प्लस वाला वोटर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1950 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसका सेक्शन 16 क्या बोलता है, नॉन सिटीजन कैन नॉट बी इनरोल्ड, जो नॉन सिटीजन है उसको इनरोल नहीं करना चाहिए। सेक्शन 19 बोलता है 18 प्लस वाले जो होंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो रह रहे हैं उन्हीं को इनरोल कराना है। सेक्शन 20 क्या बोलता है, डिफाइंस ऑर्डिनरली रेसिडेंट अ पर्सन टेम्पोरली एब्सेंट डज नॉट लूज रेसिडेंस स्टेटस। अगर कोई टेम्पोरली एब्सेंट है अपने घर से तो उसका रेजिडेंस स्टेटस लूज नहीं होगा। सेक्शन 21 क्या बोलता है, empowers EC टू कंडक्ट स्पेशल रिवीजन एट एनी टाइम विथ रीजंस रिकॉर्डेड। स्पेशल रिवीजन किसी भी टाइम कर देगा, रीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। RPA 1950, RPA 1950 वोटर्स के क्वालिफिकेशन की बात करता है, इलेक्टोरल रोल्स के प्रिपरेशन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डीलिमिटेशन की बात करता है। डीलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी को वापस अरेंज करना, उनको डीलिमिटेशन बोला जाता है। एलोकेशन ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट, पार्लियामेंट में किस स्टेट से कितना सीट होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको कौन डील करता है, RPA 1950। RPA 1951 इलेक्शन से डील करता है, पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन से, बाई इलेक्शन से डील करता है, इलेक्शन में होने वाले डिस्प्यूट से,
इलेक्शन में होने वाले ऑफेंस से, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, आरपीए 1950 और आरपीए 1951, ये दोनों जो होता है ये कई बार इनमें डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेफगार्डिंग वोटिंग राइट, तो ये हमने बात कर ही चुके हैं 324 की बात, ठीक है। 325, नो पर्सन इज डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। 326 की बात कर चुके हैं, 327 एंड 328। एज पर दीज आर्टिकल्स the parliament and the state legislature can make provision with respect to all matter relating to election to the parliament and state legislature। ये आर्टिकल ये कहता है 327 एंड 328, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को पावर देता है, स्टेट के लेजिस्लेचर को पावर देता है कि इलेक्शन से रिलेटेड ये लोग लॉज वगैरह बना सकते हैं। आर्टिकल 329, दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बार्स द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का इंटरफेरेंस को कम करता है, किस मैटर पे, इलेक्टोरल मैटर पे। धीरे धीरे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ओवर द इयर्स क्या निकल के आती हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वोटिंग से रिलेटेड है ना, ये सारे केस हैं, पुराने केसेस हैं। द स्टेटस ऑफ द राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट को 1952 में एनपी पुन्नुस्वामी ने स्टैट्यूटरी बताया था। ज्योति बसु केस में भी इसको नीदर अ फंडामेंटल नॉर अ कॉमन लॉ बट स्टैट्यूटरी बताया गया था। 2003 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया था, ठीक है। 2006 में इसको स्टैट्यूटरी राइट बताया गया था। 2015 में रिकॉग्नाइज्ड इज एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राजबाला केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो ये राजबाला केस है और 2023 में मेजॉरिटी ओपिनियन वंस अगेन concluded that the right to vote is statutory, statutory मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आता है, यह पार्लियामेंट का जो लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उससे इसको पावर मिलता है। तो ये इस पे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट का एक्सपेंशन, कि आधार और नेशन कार्ड को भी अगर एसआईआर में इंक्लूड किया जाता है तो कवरेज अच्छा होगा, नियर यूनिवर्सल होगा, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मार्जिनलाइज ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इस पे मॉनिटर करता रहे। डिजिटल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जैसे आप कोविड का वैक्सीन लेते थे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता था, मैसेज मिल जाता था, वैसे ही डिजिटल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आए, हर किसी पर्सन को यूनिवर्सल एसएमएस आए, ईमेल आए कि हाँ आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है, डिजिटल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गवर्नेंस के किसी भी पॉइंट में ये डिजिटल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है आप मेंशन कर सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड कीवर्ड। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म, स्ट्रेंथन ऑटोमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन, ऑटोमेटिकली लोग वोटर रजिस्ट्रेशन करा पाए, रेगुलर इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ वोटर लिस्ट हो पाए, अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, बाकी डेमोक्रेसी से भी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर पाए। तो अभी 98% का जो क्लेम है वो ग्राउंड रियलिटी से दूर है, ऐसा ये आर्टिकल लिखने वाले लोग बताते हैं। अगर अर्जेंटली रिफॉर्म नहीं किया गया, वैलिड डॉक्यूमेंट को एक्सपेंड नहीं किया गया, ट्रांसपेरेंसी वगैरह को इनहेंस नहीं किया गया, तो मास वोटर डिलीशन का जो रिस्क है और ज्यादा बढ़ जाएगा। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टोरल इंक्लूसिविटी नॉट एक्सक्लूजन मस्ट बी द गाइडिंग प्रिंसिपल, इलेक्टोरल इंक्लूसिविटी नॉट एक्सक्लूजन वो गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। टॉपिक नंबर 2, बिफोर लेजिस्लेशन बिकम्स लिटिगेशन, लेजिस्लेशन के पहले लॉ क्या बन जा रहा है, लिटिगेशन बन जा रहा है। लेजिस्लेशन लॉ बनने के पहले लॉ लिटिगेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, मतलब कोर्ट में उस पर केस कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूरा आर्टिकल इस पे दिखाता है। ये दिखाता है कि पार्लियामेंट का जो क्रेडिबिलिटी है, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी इरोड हो रहा है बिफोर लेजिस्लेशन बिकम्स लिटिगेशन। अभी रिसेंट न्यूज क्या है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये लॉ बना, लॉ बनते ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, है ना। तो ये लॉ बनते ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाना दिखाता है कि पार्लियामेंट का जो वैल्यू है, पार्लियामेंट का जो क्रेडिबिलिटी है वो इरोड हो रहा है, कम हो रहा है। शॉकिंगली द चैलेंजर्स इंक्लूड एमपी देमसेल्फ, जो चैलेंज करने वाले एमपी खुद हैं जो पार्लियामेंट में ही बैठे रहते हैं। तो ऐसा ट्रेंड जो है काफी ज्यादा राइज हो रहा है, काफी ज्यादा राइज हो रहा है। लॉ बनते ही उस पे वो लॉ सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाना, तो एक तरह से दिखाता है सुप्रीम कोर्ट का रोल बढ़ रहा है एज अ पैरेलल लेजिस्लेचर,
लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना, वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, मतलब वापस से सुप्रीम कोर्ट लॉ को रिफाइन कर रही है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट का रोल बढ़ रहा है पैरेलल लेजिस्लेचर। ये क्यों बढ़ रहा है? ये भी कीवर्ड है पैरेलल लेजिस्लेचर। पुअर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो है, लॉ का जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत पुअर हो रहा है। लॉज में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं, लॉ में वेग क्लॉजेज हो रहे हैं। लॉज बनाने के लिए जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जो उसको स्क्रूटनाइज करती हैं और बताती हैं कि इस लॉ में क्या गलतियां हो सकती हैं, उसको रिमूव करती हैं, उन तक, स्टैंडिंग कमिटी तक लॉज को भेजा ही नहीं जा रहा, लॉ उसको बाईपास किया जा रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज बाई एमपीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एमपीज जो है उसका एब्डिक्शन हो रहा है, मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे एमपी जैसा उनका पार्टी चाह रही है वैसा ही वोटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे एमपीज को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज ही नहीं है कि लॉ में क्या सही है क्या गलत है उसको समझ पाना। जुडिशियल रिव्यू, इट इज अ टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच अ जज रिव्यूज द लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन और एक्शन मेड बाय अ पब्लिक बॉडी। अब ये लॉ जब जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास तो क्या होता है? उसका जुडिशरी रिव्यू करती है, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। जुडिशियल रिव्यू को एक बेसिक स्ट्रक्चर भी माना जाता है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975 के बेसिस पे। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। It means that a law enacted by the legislature or the concerned body is valid only if the correct procedure has been followed to the letter। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोसीजर तो अच्छा फॉलो कर ही रही है पार्लियामेंट, बट ड्यू प्रोसेस कई बार फॉलो नहीं हो रहा है। लोगों का पर्सनल लिबर्टी, लाइफ, ये सब डिप्राइव होने की वजह से ही क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा होता है। जुडिशियल रिव्यू आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 13 में मिलेगा। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट with or in derogation of fundamental right shall be null and void। Article 32 empowers that Supreme Court to issue writs for enforcement of the fundamental right। Article 226 empowers the High Court to issue writs। तो ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास आप फंडामेंटल राइट्स को लिए लेके जा सकते हो, 226 में हाई कोर्ट। तो इसी तरह से आप जुडिशियल रिव्यू के इनके ग्राउंड्स बता सकते हो। वाई वॉज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी लिमिटेड? अब इंडिया में पार्लियामेंट लॉ पास करती है, लोग सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ लेके चले जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उस पे सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। पार्लियामेंट जो लॉज पास करती है वो सुप्रीम नहीं है, मतलब पार्लियामेंट को सॉवरेन नहीं बनाया गया है, लिमिट किया गया है। ब्रिटेन में जबकि ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अगर वहां पे जो लॉ उन लोगों ने बना दिया वो लॉ ही मेंटेन रहता है। ब्रिटिश में पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि वहां कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोर्ट लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। आर्टिकल्स ये चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए ऐसा किया गया है। इनफैक्ट केशवानंद भारती केस के बाद से, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बाद से, तो जुडिशरी जो है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड फ्रीक्वेंट लीगल चैलेंज टू लॉ? फ्रीक्वेंट लीगल चैलेंज के मेन रीजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल फिर्मिटीज है ना। फार्म लॉज चैलेंज्ड एज वायलेटिंग एंट्री 14 स्टेट लिस्ट दो इट वाज रिपील्ड इन 2021। फार्म लॉ को चैलेंज किया गया। फार्मर्स लॉ आया 2020 में, आपने देखा पूरे नेशन में प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको चैलेंज किया गया कि फार्म लॉ का जो एंट्री 14 है स्टेट लिस्ट का, उस स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है और ये फार्म पे लॉ कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है। और बनाना किसको चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, तो इसलिए इसको चैलेंज किया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। पॉलिटिकल चैलेंजेस, ऑपोजिशन एमपी चैलेंजिंग लॉ इन कोर्ट, ऑपोजिशन के एमपी लॉ को कोर्ट में चैलेंज करते रहते हैं। जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ड्राफ्टिंग वेग हो जाता है, फ्लॉड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, पनिशमेंट 2 ईयर फॉर वीकर देन वुमेन्स लॉ अंडर भारतीय न्याय संहिता। 2 ईयर्स का पनिशमेंट ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए कोई क्राइम करेगा, कोई ट्रांसजेंडर पर्सन के को कुछ करता है, क्राइम करता है, तो उस पर्सन को क्या किया जाएगा? 2 साल तक का पनिशमेंट। जबकि वुमेन के लिए पनिशमेंट कितना है? अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है तो पनिशमेंट 7 ईयर है। तो क्राइम अगेंस्ट ट्रांसजेंडर के लिए भी पनिशमेंट ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे कम दिया गया। तो ये सब ड्राफ्टिंग का फ्लॉ है। व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड फ्रीक्वेंट लीगल चैलेंजेस? बाई पासिंग कमिटीज, कमिटीज को बाईपास किया जाना, आधार बिल को मनी बिल जैसा इंट्रोड्यूस किया जाना, लैक ऑफ कंसल्टेशन, कंसल्टेशन नहीं होना, ट्राइबल्स राइट के लिए लॉ पास हो रहा है, ट्राइबल से है ना, फॉरेस्ट
राइट, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक तरह से आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डैम सेफ्टी एक्ट इंक्रोजिंग ऑन स्टेट पावर्स, डैम सेफ्टी एक्ट बनाया गया जिससे स्टेट पावर कम होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्रिटिसाइज बाय स्टेट फॉर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, हर स्टेट में सेम अप्रोच होगा उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्टेट ने क्रिटिसाइज किया। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंट जुडिशियल रिव्यू, फ्रीक्वेंट जुडिशियल रिव्यू से क्या हो रहा है, जुडिशरी एज पैरेलल लेजिस्लेचर। विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट फ्रेम्ड गाइडलाइंस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, पार्लियामेंट लेजिस्लेटेड ओनली ऑन 2013। 1997 में विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पे सेक्सुअल हरासमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था। बाद में पार्लियामेंट ने उस पर 2013 में लॉ बनाया। नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को, आईपीसी सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन करते हुए। जुडिशियल ओवर रीच डिबेट, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग दिल्ली पॉल्यूशन को बार बार मॉनिटर करना है, इस तरह से जुडिशियल ओवर रीच भी बोल दिया जाता है कि जुडिशरी ओवर रीच हो रही है। ठीक है, वाई इज देयर अ केस फॉर अ ग्रेटर रोल ऑफ द अटॉर्नी जनरल, अब ऐसे चीजों में अटॉर्नी जनरल का जो रोल है वो अटॉर्नी जनरल का रोल काफी बढ़ रहा है। अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए होते हैं। इनका काम क्या है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। लॉ जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी केसेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, है ना। अटॉर्नी जनरल ये एक ऐसे लॉयर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होते हैं, जिनको अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। तो अगर कोई लॉ फ्रेम होता है, अटॉर्नी जनरल से दिखा लिया जाए तो लॉ में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खामियां हैं उस खामियों को ये दूर कर सकते हैं। आर्टिकल 88 एजीआई कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट, इसको ज्यादा यूज ही नहीं किया जाता है। प्री लेजिस्लेटिव रिव्यू, कुड हैव फ्लैग्ड इशू इन ट्रांसजेंडर एक्ट एंड फार्म लॉज, कुड रिव्यू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, बट इनको इंक्लूड ही नहीं किया गया। नॉन पार्टीजन रोल, एजी प्रोवाइड्स एडवाइस बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉट पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स पे इनको नहीं दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल इज ऑल्सो द प्राइमरी लॉयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखोगे इस साल 2025 यूपीएससी मेंस जो अभी हाल ही में कंडक्ट हो रहा है उसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल के बारे में आप आर्टिकल 76 जिसमें अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट होता है, आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के हाउसेस का जो भी काम है उसको अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्टिकल 105 उनको भी क्या मिलता है, एक तरह से इम्यूनिटी मिलता है अगर वो पार्लियामेंट के सेशन अटेंड करते हैं। ये अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड की प्रोविजंस है। व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड टू स्ट्रेंथन लॉ मेकिंग, मैंडेटरी प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। एग्जाम्पल, EIA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बैकलैश ड्यू टू इग्नोरिंग कंसल्टेशन, स्ट्रेंथन स्टैंडिंग कमेटी, डेटा ओनली 18% बिल्स जो रेफर किया गया है 17th लोकसभा। इंस्टीट्यूशनलाइज एजी रोल, अटॉर्नी जनरल के रोल को और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, टाइम बाउंड स्क्रूटनी हो। यूके रिक्वायर्स मिनिमम पब्लिकेशन टाइम फॉर ड्राफ्ट बिल बिफोर पैसेस, इंडिया में भी वो काम करने की जरूरत है। ठीक है, हम यूके का जो पर्सपेक्टिव है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मॉडल, नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन बट हाउस ऑफ लॉर्ड कमिटी स्क्रूटनाइज बिल हेवली प्री इनेक्टमेंट। हाउस ऑफ लॉर्ड कमेटी जो है बिल को हेवली प्री इनेक्टमेंट के पहले स्क्रूटनाइज करती है। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं कर पाते हैं। पार्लियामेंट्री काउंसिल इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड ड्राफ्टिंग, यूके में, इंडिया में नहीं हो पाता है। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस प्रोवाइड नॉन पार्टीशन एनालिटिक्स, इंडिया में नहीं हो पाता है। ठीक है, वहां पे अपर हाउस जर्मनी में बहुत स्ट्रांग है, इंडिया में एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो इंडिया में भी हमें अनलाइक द यूएस यूके प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन इज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज, हमें लेजिस्लेशन के पहले, लॉ बनने के पहले जो प्रोसेस है जिसको बोलोगे प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन, उसको हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब वो भी एक पूरा प्रोसेस के थ्रू गुजर के आए, जो कि लॉ बने हमारे वो अच्छे बने, वो लॉ बने वो रॉबस्ट बने, लॉ जो है उनका स्क्रूटनी जो है और वीक नहीं हो, ड्राफ्टिंग अच्छा हो। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी की वजह से एमपीज में ये सब चीज देखने को मिल रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? अटॉर्नी जनरल का रोल बढ़ाना। सॉल्यूशन क्या है? स्टैंडिंग कमिटीज का
रोल बढ़ाना, सोल्यूशन क्या है, कंसल्टेशन करना, सोल्यूशन क्या है, एमपीज का कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ये सारा काम जो है वो सोल्यूशन में, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। तो काफी पॉलिटी हेवी टॉपिक था ये। थर्ड टॉपिक इज, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है, बियॉन्ड डिबेट डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ड्यू टू एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। बियॉन्ड डिबेट मतलब डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का डिसफंक्शन हो जा रहा है क्योंकि डोमिनेंस एग्जीक्यूटिव का है। डोमिनेंस एग्जीक्यूटिव का है मतलब मिनिस्टर्स का डोमिनेंस होने की वजह से पार्लियामेंट डिसफंक्शन हो जा रहा है, लेजिस्लेचर का डिसफंक्शन हो जा रहा है, लेजिस्लेचर में फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन हो रहा है, पार्लियामेंट का वर्किंग खराब हो रहा है ना, लो लेवल पे वर्क कर रहा है, क्वेश्चन आवर इनइफेक्टिव हो रहा है जिसमें कि मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जा सके। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट 32 डेज में सिर्फ 21 सिटिंग हुआ। लोकसभा का फंक्शन 37 आवर्स के आसपास, राज्यसभा का 41। लोकसभा में 419 क्वेश्चंस में से सिर्फ 55 क्वेश्चन आंसर किए गए। टोटल ऑफ 15 बिल्स वेयर पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और सिर्फ 55 क्वेश्चन आंसर करके 15 बिल पास कर दिया गया, जबकि एक बिल में डिबेट वगैरह बहुत ज्यादा होता है। कंटेक्स्ट क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्ट्रेस डिबेट मस्ट टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी। डिबेट जो है डेमोक्रेसी में टेक प्लेस होना ही चाहिए। हाउएवर लेजिस्लेचर आर इंक्रीजिंगली डिसफंक्शनल, लेजिस्लेचर डिसफंक्शनल हो रहे हैं, डिसरप्शन ज्यादा हो रहा है। म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, जो पार्टी अपोजिशन में है और गवर्नमेंट में, उसमें हॉस्टिलिटी बहुत हो रहा है। बिल जो पास हो रहे हैं वो विदाउट डिबेट बहुत ज्यादा पास हो रहे हैं। लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, बजट अप्रूवल एंड डिबेट ऑन इशू ऑफ नेशनल पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब ये सोर्स जो डेटा का दिया जा रहा है यहाँ पे, वो बजट सेशन का पीआरएस का डेटा का सोर्स दिया जा रहा है। टाइम स्पेंट ऑन वेरियस मैटर इन राज्यसभा, राज्यसभा में लॉ में 26% टाइम, क्वेश्चन में 12%, डिबेट में 36%, फाइनेंस में 17%, ठीक है। अगर हम बारे लोकसभा में तो डिबेट में 24% टाइम दिया जाना, तो परसेंटेज वाइज एक चीज है, लेकिन ओवरऑल जो टाइम दिया जा रहा है वो भी कम है। लोकसभा फंक्शन 29% ऑफ शेड्यूल टाइम, जितना टाइम दिया गया था उसका सिर्फ 29% टाइम ही 17th लोकसभा ने फंक्शन किया। राज्यसभा ने सिर्फ 34% टाइम में ही काम किया, मतलब बाकी टाइम वेस्ट हो रहा है। 2/3 ऑफ शेड्यूल टाइम लॉस्ट ड्यू टू एडजर्नमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। बिल पास विदाउट डिबेट, 15 बिल्स इन 21 सिटिंग, 21 सिटिंग में 15 बिल्स पास हो गए, तो कितना ही डिबेट हो पाया होगा। क्वेश्चन आवर इनइफेक्टिव, 8% स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्ड ओरली आंसर कर दिया गया स्टार्ट क्वेश्चन को, 5% इन राज्यसभा। वाई इन लेजिस्लेटिव डिसफंक्शन लिंक टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर, क्योंकि पीएमसीएम ऑफिसेज डोमिनेट डिसीजन मेकिंग, है ना। लेजिस्लेटिव जो है रबर स्टाम्प बनते जा रहे हैं, चेक्स और बैलेंसेस वीकन हो रहा है। पीआरएस का जो एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज वो बोलता है एवरेज असेंबली सिटिंग भी 2017 में वो 28 डेज से घट के 2024 में 20 डेज पे आ गई है। यूपी एंड एमपी का सिटिंग तो सिर्फ 16 डेज रह गया है। केरला में, उड़ीसा में नंबर ऑफ सिटिंग्स ज्यादा है। डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट था पूरा लोकसभा में। 2019 से लेकर 2024 तक कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं। लोकसभा हैज हैड नो डेप्यूटी स्पीकर सिंस 2019। 8 असेंबलीज ऑल्सो विदाउट डिप्टी स्पीकर, असेंबली जो है स्टेट के असेंबली उसमें भी डिप्टी स्पीकर नहीं है, जबकि डिप्टी स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। वीक लेजिस्लेचर का कॉन्सिक्वेंस क्या है, एग्जीक्यूटिव अनअकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चन आवर इनइफेक्टिव रह जाते हैं, लॉज पुअर क्वालिटी के हैं, वीक अपोजिशन का रोल वीक रहता है, फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इरोड होता है, पब्लिक साइनिसिज्म, पब्लिक जो है वो साइनिकल हो जाती है कि क्या है ये सब। सिटीजन सी लेजिस्लेचर एज नॉइजी इनइफेक्टिव एरिनाज, सिटीजन्स को लेजिस्लेचर एक नॉइजी इनइफेक्टिव एरिना लगने लगता है। एग्जाम्पल ऑफ लेजिस्लेटिव डिसफंक्शन, पार्लियामेंट का डिसरप्शन अभी एसआईआर के मैटर पे, फार्म लॉ 2020 में, आधार एक्ट में, स्टेट असेंबलीज, यूपी असेंबली ओनली 16 डेज काम किया 2024 में, बट बहुत सारे लॉ यूपी ने पास किया। व्हाट इज वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ऑपोजिशन एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए, कंसेंसस डिबेट ये सब बढ़ना चाहिए, सिटिंग्स बढ़ना चाहिए। नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन recommended 100 days of parliament and 90 days year for state assembly. Review committee system, mandatory referral of bill to parliamentary committees. Strengthen question hour, ensure ministers accountability by making oral replies
ओरल रिप्लाईज को कंपलसरी करना पड़ेगा। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, फिल डिप्टी स्पीकर पोस्ट, इंश्योर स्ट्रक्चर्ड एजेंडा सेटिंग बाय बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज। और जो भी प्रैक्टिसेस हैं यूके के पार्लियामेंट में, यूएस में, यूके में क्या है, वीकली पीएम क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चंस वीकली लेते हैं वहां पे, है ना, जो कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। यूएस में क्या है, कमिटी हियरिंग जो है सेंट्रल टू डेलिब्रेशन है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? दिस डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट जस्ट अबाउट opposition disruption but about the concentration of power in the executive. The deliberative democracy requires restoring parliament and assemblies as forums of debate. वहां पे डिबेट होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करो, सिटिंग ज्यादा होना चाहिए, कमिटीज जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज एम्पावर्ड होनी चाहिए, क्वेश्चन आवर को रिवाइव करना पड़ेगा। इंडियन डेमोक्रेसी का सोल तभी रिवाइव होगा। इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, बाई पार्टीजन डायलॉग को बढ़ाना पड़ेगा, बाई पार्टीजन अलग अलग पार्टी के डायलॉग, सिटीजन पार्टिसिपेशन को इनहेंस करना पड़ेगा, तो जाके हम विकसित भारत 2047 तक का सपना देख सकते हैं। कल हमने टॉपिक पढ़ाया था इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, उसके ऊपर क्वेश्चन था, यहां से सीधे आप इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के ऊपर आंसर देख सकते हो कि क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशनल इफेक्ट, ये आपका न्यूट्रिशन के ऊपर है, इसका आंसर आप यहां से देख सकते हो, जो कल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। और आज के लिए आपके पास जुडिशियल रिव्यू के ऊपर एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, इसको आप लिखिए, इसके मॉडल आंसर आपको अगले दिन मिलेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।